अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चला रहा है। इस ढाबे में वैसे तो कई सारी चीजें मिलती थी, पर सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज थी लंच प्लेट, जो कि बस 50 रुपए की थी। दाम कम होने की वजह से इनके ग्राहक बड़े हुए थे। उन्हीं में से एक था राजू। अरे अश्विन भाई, आपके ढाबे का खाना क्या बनता है? टेस्टी भी है और पेट भी भर जाता है। कौन बनाता है ये सब? अरे हम ही बनाते हैं, खानदानी है। बचपन से हम जब भी खाना बनाते थे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा है, अच्छा है। हे भगवान, कब छुटकारा मिलेगा ये रोटी बनाने से? सुबह से शाम तक मशीन की तरह रोटी बेलती रहती हूँ। अरे आज तो हमारे खाने की बहुते तारीफ हो रही थी ढाबे में। वो राजू है ना, बोल रहा था बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। हाँ तो बोलेगा क्यों नहीं? उसे क्या, बस खाकर निकल जाना है। अरे हमार महारानी, गुस्सा काहे करती हो? ढाबा ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी एक काम वाली रख लेंगे, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। आए बड़े, पिछले महीने भी यही कहा था, कहाँ कुछ हुआ? अरे हो जाएगा हो जाएगा, बस तुम गुस्सा कम किया करो यार। कल हम रोटी बेल लेंगे, तुम ढाबा संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। अगले दिन अश्विन रोटियां बनाता है और रानी ढाबा संभालने पर बैठ जाती है। ढाबे पर ज्यादा काम नहीं होता, ये सोच थी रानी की, पर रानी बिल्कुल गलत थी। कभी एक ग्राहक बुलाता तो कभी दूसरा। अरे भाई, जग में पानी नहीं है। अभी लाई। अरे भाई, थोड़ी दाल डालो। अरे भाई, थोड़ी सब्जी डालो। रानी इस टेबल से उस टेबल पर भाग भाग कर थक गई और फिर काउंटर पर जाकर बैठ गई। इससे अच्छा तो रोटी बनाना ही ठीक था, यहाँ वहाँ भागना तो नहीं पड़ता। तभी अश्विन रोटियां बेलकर ढाबे पर आता है। रानी को देखकर उसके पास जाता है। अरे भाई, थोड़ा ये साफ कर दो। हाँ, आता हूँ। अरे क्या हुआ, हमारी महारानी थक गई? घर जाके आराम करो, ढाबे का काम हम देख लूंगा। रानी घर जाने के लिए ढाबे से बाहर निकलती है। वहाँ उसे एक और ढाबा दिखाई देता है। उस ढाबे को भी पति पत्नी चला रहे थे। रानी ढाबे के अंदर जाती है। इसके लंच थाली का दाम 70 रुपए है और हमारे 50 रुपए। फिर भी ज्यादा लोग इसी के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। रानी की नजर ढाबे के मालकिन पर पड़ती है। वो काउंटर पर बैठकर पैसे गिन रही थी। ऊपर से नीचे तक सोने से लदी थी। ये देखकर रानी के मन में लालच आ गया, हम भी तो ढाबे की मालकिन हैं, हम भी इसी तरह सोना पहन सकते हैं। अश्विन घर लौटते ही रानी उसे सामने वाले ढाबे की बात बताने लगी। पता है, ऊपर से नीचे तक सोने से लड़ी हुई थी। वो ढाबे पर 70 रुपए का लंच थाली बेच रही है, हम भी बेचेंगे। अरे तू पगला गई है क्या? वो ढाबा 20 साल पुराना है और हमारा ढाबा बस 5 साल पुराना। अगर हम भी 70 रुपए दाम कर दिए तो कोई नहीं आएगा। वो सब हमें नहीं पता, जितना ढाबे पर तुम्हारा हक है उतना हमारा भी है। अरे सुनो तो, दाम बढ़ाने पे लोग बंद कर देंगे आना, तो क्या करोगी? हम कोई दूसरा उपाय देखते हैं। अगले दिन रानी बाजार से छोटे साइज की थाली और कटोरियां ले आई। अब थाली की साइज छोटी हो गई थी तो रोटी की भी साइज छोटी हो गई, दाल भी कम हो गई और चावल सब्जी भी कम हो गई। सभी ग्राहकों को छोटी थाली में ही खाना देने लगे, पर ग्राहकों को ये बात समझ में नहीं आई। एक थाली में ग्राहकों का पेट नहीं भर रहा था, सब कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मांगने लगे। भाई, एक रोटी एक्स्ट्रा देना और दाल भी एक कटोरी। मुझे आलू की सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा देना। और इस रानी का पैसा बढ़ने लगा और उन पैसों से रानी अपने लिए सोने की चेन लेती है और अश्विन को दिखाने लगी। ये देखो, 1 महीने के अंदर ही सोने की चेन बना ली हमने। तुमसे तो हुआ नहीं, कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दे। नहीं, हमें बेईमानी का खाने नहीं आता। मत खाओ, हम तो बहुत खुश हैं। 1 साल के अंदर ही उस ढाबे वाली से ज्यादा सोना पहनेंगे हम। दोपहर लंच के समय राजू, जो कि पुराना ग्राहक था, वो बहुत गुस्से में आया। अश्विन भाई, ऐसा क्यों किए? अरे भाई, पर हमने किया क्या? आज मैंने लंच थाली तुम्हारे सामने वाले ढाबे पे खाई। उनकी थाली का साइज तुम्हारी थाली से बड़ा था और खाना भी ज्यादा था। एक थाली में मेरा पेट भर गया और तुम्हारे ढाबे पे 2 थाली के 100 रुपए देने के बाद भी पेट नहीं भर रहा था। बेईमानी क्यों किए? अब मैं कभी नहीं आऊंगा। राजू ने सबके सामने ये बात बताई तो ग्राहक उठकर चले गए। अगले दिन अश्विन के ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया। और कर लो लालच, और सोना बना लो। कोई नहीं आया खाना खाने, अब क्या करोगी? हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। घर जाओ, अगली बार ढाबे पे कदम मत रखना। लालची औरत, तुम्हारी वजह से हमारा धंधा ठप हो जाएगा। रानी रोते रोते घर चली गई। अश्विन ने एक बार फिर से अपनी पुरानी थाली और कटोरियां निकाली। तभी राजू सामने से जा रहा था। हमको माफ कर दो, रानी के बहकावे में आ गए थे। हम कभी वापस ऐसा नहीं करेंगे। राजू को अश्विन पर दया आ गई। राजू ने अश्विन के ढाबे पर ही खाना खाया। कुछ देर बाद कुछ और ग्राहक भी आए।
अब वापस ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए अश्विन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि अश्विन का ढाबा पहले जैसा ही चलने लगेगा। यहाँ रानी को भी समझ में आ गया था कि लालच सब कुछ बर्बाद कर सकता है। सुशीला नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जब वो 2 साल की थी तभी कुछ बड़ी बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और तभी से सुशीला की माँ मीरा नौकरी कर अपनी बेटी का ख्याल रखती थी। सुशीला बड़ी ही सीधी सादी लड़की थी। आज वो 14 साल की पूरी हो चुकी थी। उसका जन्मदिन था तो मीरा सुशीला के बर्थडे का केक और बच्चों के लिए कुछ खाना लेने के लिए बाहर जाती है। जाते जाते वो सुशीला से, सुशीला बेटी मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ, तब तक उस टेबल पर तुम्हारा गिफ्ट रखा है, उसे खोलकर देखो तुम और जल्दी से तैयार हो जाना। मैं आने के बाद हम दोनों मिलकर केक काटेंगे। अरे वाह, माँ तो मेरे लिए सरप्राइज लेकर आई है, मैं अभी देखती हूँ। मीरा हंसते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो घर से निकलती है तो उसे क्या पता था कि आखिर सुशीला की जिंदगी में क्या लिखा है। मीरा हंसते हुए तो निकलती है लेकिन कभी वापस नहीं आ पाती। एक बेधुन होकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के गाड़ी से रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर सुशीला तैयार हो जाती है और अपनी माँ की राह देखते देखते, अरे ये माँ अभी तक क्यों नहीं आई। मेरे साथ साथ मेरे सारे दोस्त भी माँ की राह देख रहे हैं, कहाँ रह गई ये। अब रात हो चुकी थी तो सुशीला के सारे दोस्त घर चले जाते हैं और सुशीला अपनी माँ की राह देखते देखते वैसे ही भूखी प्यासी सो जाती है। सुबह उठते ही उसे सारी बात पता चलती है। वो बहुत मायूस हो जाती है। तभी उसकी चाची रमा उसके चाचा राघव से, अब इस कलमुही को हमें ही पोसना पड़ेगा, इतनी महंगाई में कैसे होगा हमारा। अरे रमा, क्यों चिंता करती हो? भैया भाभी ने जो कमाया है वो उसकी शादी तक। हाँ, मैं ही गलत हूँ। उन्होंने खजाना कमा कर रखा है ना उनकी लाडली के लिए। एक तो उसे हॉस्टल या फिर अनाथ आश्रम में डाल दो आप, हाँ नहीं तो। तभी रमा और राघव की सारी बातें उनकी बेटी श्यामा सुन रही थी। अब राघव रमा की बातें सुनकर गुस्से में बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही श्यामा अपनी माँ से, अरे माँ, ये क्या कर रही हो तुम? कब से तो पापा के पीछे लगी हो, एक काम वाली लगाओ, मेरी कमर टूट रही है काम करते करते। अब आपके सामने इतनी अच्छी नौकरानी है, क्यों भूल रही हो आप? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तो तुम सुशीला की बात कर रही हो? हाँ माँ, जरा सोच कर देखो, हम उससे घर के सारे काम करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, घर के साथ साथ उसके पैसों पर भी मजा कर सकते हैं माँ। अरे वाह 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 श्यामा, तू तो बड़ी होशियार बन गई है। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, आखिर माँ पर ही गई है मेरी बेटी। श्यामा और रमा जोर जोर से हंसने लगती है। अब राघव घर आते ही रमा राघव से, सुनिए जी, आप सुशीला को लेकर नहीं आए? सुशीला को यहाँ लाने के लिए क्या तुम सच में मान गई हो? हाँ, मैं तो शैतान ही हूँ ना। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था। अब राघव खुशी खुशी जाकर अपने भाई की बेटी को अपने घर लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह उठते ही रमा सुशीला से, अरे ओ करमजली, अब क्या सोती ही रहेगी क्या? उठ, घर के सारे काम करने हैं। क्या तेरे माँ बाप आएंगे क्या? सुशीला हड़बड़ाकर उठती है और अपने चाची से, चाची, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती हुई है क्या? अरे फोकट का खाना नहीं मिलेगा यहाँ, काम करना होगा, काम, समझी? आज के बाद घर के सारे बर्तन मांजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, आटा पीसना, सभी काम तुम्हें ही करने होंगे। लेकिन चाची, और एक बात, मुझसे या मेरी बेटी श्यामा से अगर तूने जबान लड़ाई तो तेरी जबान खींच लूंगी, समझी? अब रमा और श्यामा दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उस दिन से रमा और श्यामा दोनों मिलकर सुशीला को बहुत परेशान करने लगी। दिन भर काम करने के साथ साथ वो रात को भी आटा बनाने का काम देती है और इसी कारण उसे माँ की बड़ी याद आती है। तो रात के समय वो अपने सारे काम खत्म कर उसकी माँ ने जो जन्मदिन पर उसे ड्रेस दी थी वो निकालती है और वो ड्रेस देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से रंग बिरंगी मोती और डायमंड से भर जाती है। उसे देख सुशीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने चाचा को वो ड्रेस दिखाने चुपचाप से चली जाती है।
और धीरे से अपने चाचा से, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी उठकर सुशीला से, क्या हुआ बेटी? चाचा जी देखो तो, मेरी माँ ने दी हुई ड्रेस निकाली है आज मैंने। बेटी, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। अब सुशीला अपने चाचा की बात मानकर उस ड्रेस को संभाल कर एक जगह छुपा कर रख देती है। दूसरे दिन फिर से सुशीला के काम खत्म होते ही चाची रात के समय सुशीला को श्यामा की ड्रेस पर कढ़ाई करने का काम दे देती है। तो उसे देख सुशीला, अरे यार, दिन भर काम करने पर भी चाची मुझे रात के समय भी इतना सारा काम दे देती है कि रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। जाने दो, ये तो हर रोज का है। आज तो मैं अपनी माँ ने दी हुई ड्रेस पहनकर देखती हूँ। बहुत वक्त बीत चुका है, मैंने उसे देखा ही नहीं। सुशीला ड्रेस पहनकर बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वो अपनी माँ की प्यारी प्यारी यादों में खोई हुई थी कि तभी चाची ने दिया काम अपने आप हो जाता है। तो सुधा उसे देख बहुत खुश हो जाती है। अब वो रात को आराम से सो जाती है। सुबह सुबह चाची, अरे ओ महारानी उठ जा, घर के सारे काम रास्ता देख रहे हैं तेरा। और रात को तुझे श्यामा का कुर्ता दिया था ना मैंने कढ़ाई करने के लिए, किया कि नहीं वो? हाँ चाची, हो गया है, ये देखिए। चाची ड्रेस को देखकर चौंक जाती है। अब रमा हर रोज सुशीला को कोई ना कोई काम देने लगी ताकि वो रात भर सो ही ना पाए और वो जल्द से जल्द ये घर छोड़कर भाग जाए ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। लेकिन सुशीला हर रोज रात के समय अपनी माँ की हीरे मोतियों से जड़ी ड्रेस पहनती और सारे काम अपने आप हो जाते थे। अब एक दिन श्यामा अपनी माँ से, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि सुशीला की कोई मदद कर रहा है? क्योंकि आप उसे इतना काम देते हो कि पूरे रात भर में भी वो ना हो सके, लेकिन फिर भी वो कर लेती है। इतना ही नहीं, आजकल तो वो बड़ी खुश रहने लगी है। माँ, आपने उसकी पढ़ाई बंद करवाई, फिर भी उसने बाजू वाली राधा से एक बुक ली और दोपहर के समय किचन में बैठकर पढ़ रही थी वो। क्या? ये तू क्या बात कर रही है? हाँ नहीं तो सच्ची तो बोल रही हूँ मैं। दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है माँ। अब रमा और श्यामा दोनों मिलकर सुशीला पर नजर रखे थे। दिन हो या रात का समय, दोनों आंख में तेल डालकर सुशीला पर नजर रखे थे। हर रोज की तरह सभी सो गए होंगे, ये सोच सुशीला वो जादुई ड्रेस पहन लेती है और उसके सारे काम झट से हो जाते हैं। तो उसे देख रमा, अच्छा तो ये बात है। रमा और श्यामा दोनों भागते हुए सुशीला के पास जाकर उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन सुशीला को हाथ लगाते ही रमा और श्यामा के हाथ मानो पूरी तरह से जल जाते हैं। तो श्यामा, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझसे तो बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है माँ। अरे मुझसे भी तकलीफ सह नहीं जा रही, क्या करूँ? चल जल्दी से यहाँ से चल ताकि हम ठंडे पानी में हाथ डाल सके, चल जल्दी। अब रमा और श्यामा घबराकर पानी का नल शुरू कर देते हैं, लेकिन आज उसमें से ठंडा पानी ना निकलकर गर्मा गर्म पानी ही बाहर आता है। ये देख रमा और श्यामा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सुशीला से, सुशीला हमें माफ कर दो सुशीला, आज के बाद हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो सुशीला। उस दिन के बाद रमा या श्यामा दोनों इतनी घबराई हुई थी कि अगर सुशीला उनकी ओर देखे भी तो वो डर के मारे सारे काम कर देती थी। अब रमा ने सुशीला का कॉलेज में भी एडमिशन करवाया और उस दिन से सुशीला और उसके चाचा जी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।